हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में वो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, वो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इतना एमपी है, इतना महत्वपूर्ण है कि आप बता नहीं सकते हैं भैया, बता नहीं सकते। जो प्रश्न अगर हमने बता दिया ना, वो प्रश्न बच्चों एकदम एग्जाम में छपने वाले हैं। इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना मेरे प्यारे रसगुल्लो। बोलो, क्या इतना प्रश्न आप तैयारी करके जाओगे? इतना प्रश्न को एकदम छोड़ना नहीं है। त्रिकोणमिति देखो, एकदम मक्खन की तरह निकाल के मैं बता दे रहा हूँ। बस आप लोगों को रेडी कर दे रहा हूँ मैं। खाना आपको है, ठीक है, खाना आपको है, मैं रेडी करके रख दे रहा हूँ। यही काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक टीचर जो है वो गाइडेंस कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको है। वही है चीज़ें, समझ रहे हो ना? तो वही बात है बच्चों कि आपको मैं प्रश्नों को मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ना आपको है। प्रश्न अगर वो भी पढ़ के नहीं जाओगे तो कुछ नहीं करके आओगे। तो इससे बेहतर है कि आप पढ़ के जाइए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला करके रिजल्ट में दिखाइए। तो बच्चों, इस प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं, और वो क्या बेसिक चीज़ें जो हमारे प्रश्नों में बहुत ही मदद करने वाली है। तो बच्चों, मैं बता दूं कि सबसे पहली बात कि इस चैप्टर में और उन्नयन कोण और अवनमन कोण से बातें जो होंगी वो आएंगी। और वो क्या होती है उन्नयन कोण, क्या होती है अवनमन कोण, आइए उसके बारे में थोड़ा देर जान लेते हैं, थोड़ी बातें जान लेते हैं, तो कि आप लोग की भैया कोई किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक टावर है या कोई बिल्डिंग है, क्या कोई इमारत है या कुछ भी हो, क्लियर है। और बच्चों, उस इमारतों को अगर इस इमारत को अगर कोई बच्चा नीचे से देख रहा है, कहाँ से बाबू? नीचे से देख रहा है इस इमारत के सबसे ऊपरी वाले हिस्से को। तो बच्चों, जो इमारत होती है, इमारत के सबसे ऊपरी वाले हिस्से को हम बाबू शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। और इमारत के जो भी निचले वाला हिस्सा होगा उसको हम पाद बिंदु बोलेंगे बाबू। क्या बोलेंगे? पाद बिंदु बोलेंगे, क्लियर है। तो बच्चों, हम यहाँ से आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई विद्यार्थी, अगर कोई लड़का, अगर कोई व्यक्ति अगर नीचे से अगर इस भवन का या इमारत का या टावर के शिखर को देख रहा है, यानी कि ऊपर देखेगा, कहाँ दिखेगा बच्चों? ऊपर दिखेगा, यानी ऊपरी वाले हिस्से को देखेगा। तो कहाँ से देख रहा है बच्चा? वह बच्चा कहाँ से देख रहा है? वह बच्चा नीचे से देख रहा है। अगर वह बच्चा नीचे से देख रहा होगा, वह बच्चा नीचे से देख रहा होगा उस इमारत के शिखर को, तो उस समय हम कहेंगे कि वह कौन सा कोण है? तो बच्चों, उस समय कहेंगे कि वह उन्नयन कोण है। कौन सा कोण है? वह उन्नयन कोण है, क्लियर है। अगर कोई बच्चा अगर वही चीज़ें अगर ऊपर से देखना चालू करता, कहाँ से? अगर ऊपर से देखना चालू करता नीचे की वस्तु को, यानी कि नीचे की किसी भी प्रकार की वस्तु को, तो उस कंडीशन में वहाँ बनने वाला जो कोण होगा बाबू, उस कोण का नाम क्या देते हैं? अवनमन कोण देते हैं। क्या देते हैं? अवनमन कोण देते हैं। तो उन्नयन कोण तब होगा जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर के सिरे को देख रहा होगा, और अवनमन कोण तब होगा जब ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे के सिरे को देख रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। बोलिए, क्या यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई? उन्नयन कोण अवनमन कोण का मतलब समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से देखेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण है वो उन्नयन कोण होगा। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की वस्तु को देखेगा, तो ऊपर से देख रहा है ना, तो उस समय उस कंडीशन में कौन सा कोण बनेगा? उस कोण को नाम क्या देंगे? अवनमन कोण देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा। बोलिए बच्चों, क्या आगे बढ़ूं? चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ चुके हैं, और प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर बनने वाली छाया की लंबाई जो है 2 रूट में 3 मीटर है। तो पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ये बच्चा जरा एक बात बताओ, क्या खंभा सीधे होगा? हाँ सर, बिल्कुल सीधा होगा। खंभा की लंबाई कितनी है? तो बच्चों, खंभा की जो लंबाई है वो 6 मीटर दिया है, और जो खंभा की जो परछाई बनने वाली है ना पृथ्वी पे, उसकी जो लंबाई दिया है बच्चों 2 रूट में 3 मीटर दिया है। 2 रूट में 3 मीटर दिया है। तो बच्चों, पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी कि उन्नयन कोण पूछा है थीटा डिग्री, यानी थीटा पूछा है। हमने त्रिभुज बन गया बाबू समकोण, नामकरण कर देते हैं तो ये भी सी हो गया। ये बच्चों, हम मान लेते हैं क्या निकालना था? सूर्य का उन्नयन कोण निकालना था। मान लेते हैं कि माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा डिग्री। क्या जी?
माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा डिग्री। प्रश्नों को एकदम हल्के में मत लेना बच्चों, एकदम पढ़ो, ध्यान से देखते रहो कैसे हल हो रहे हैं, क्योंकि वही प्रश्न है जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी है और पूछेगा भी भैया, इतना ध्यान देना। तो हमने मान लिया सूर्य का उन्नयन कोण थीटा डिग्री। बाबू हम त्रिभुज एबीसी में बात करेंगे, त्रिभुज एबीसी में। अब बच्चों जरा बता दो कि क्या ये जो 6 मीटर दिया है वो लंब का मान है, ये जो 2√3 दिया हुआ आधार का मान है। तो बच्चों लंब और आधार किसको देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, tan थीटा के फॉर्मूला में। तो हमने यहाँ से tan थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे, लंब बटे में बाबू क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। tan थीटा बाबू tan थीटा हमने लिख दिया, लंब के मान कितना है 6, आधार का मान कितना है 2√3। ये बाबू एक बात बताओ, 2 से 3 कितने बार में, 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 3/√3, और ये 3 जो होगा वो 2 बार होगा तभी तो बाहर निकल के आया होगा, यानी कि ये √3 बार में ये 3 कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। एक बात बता दो कि ये √3 कितने अंश की वैल्यू होती है tan के फॉर्म में। तो बच्चों ये tan के फॉर्म में कितने अंश की वैल्यू होगा, कौन बताएगा। tan के फॉर्म में √3 जो होगा बच्चों वो हो जाएगा आपके 60 अंश का। कितने अंश का, 60 अंश का। बाबू tan से tan कटाते हैं लेकिन तुमको कटाना नहीं है, tan को तुलना करके हटा देंगे, बस कटाना नहीं है, दिखाना नहीं है, इतना बात समझ लीजिएगा। तो यहाँ से tan जब हट गया होगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, यानी कि जो बनने वाला उन्नयन कोण बाबू होगा वहाँ पर कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और यही बच्चों क्या है आपका आंसर है। समझ जाओ कि बहुत ही आसान लाजवाब ये प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और प्रश्न आने की संभावना है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों क्या यहाँ तक क्लियर है, सभी प्रश्नों को नोट करते हुए चलना है, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन भी करना है ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं बाबू, है ना। और दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करो, है ना। इस वीडियो को शेयर करने में आप कंजूसी ना करो, ठीक है। क्या आगे बढ़े भैया, क्या भैया आगे बढ़े, यहाँ से यहाँ तक तो प्रश्न क्लियर है ना। चलिए बच्चों जानते हो इन सभी प्रश्नों को पता करने के लिए मात्र हमारे पास एक और ट्रिक भी है ना। अगर एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप देखते हुए आप आंसर बता पाएंगे कि क्या होगा सर इसका आंसर। बच्चों मैं बता दूं, देखिए इसके एक ध्यान सुनिएगा। एक मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है बाबू, यहाँ क्या है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा कि अगर हमको कोण निकालना होगा, क्या निकालना होगा, थीटा का मान निकालना होगा। या बच्चों थीटा का मान निकालना होगा, और यहाँ वाला जो कोण होगा ना, अगर यहाँ सॉरी यहाँ वाली जो मान होगा ना, यहाँ वाला जो यहाँ पे भुजा जो होगा, यहाँ पर जो भी भुजा होगा, याद रखिएगा कि यहाँ वाली भुजा से यदि ये बड़ा होगा, ठीक है, यदि यहाँ वाला जो भुजा होगा इस वाले भुजे से अगर मान बड़ा होगा तो याद रखिएगा कि एंगल भी बड़ा आएगा, एंगल भी बड़ा आएगा। तो सर एंगल जब बड़ा आएगा तो एंगल क्या क्या बढ़ा सकता है, एंगल क्या क्या बढ़ा सकता है। तो याद रखो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में एंगल 3 ही आएगा, 30 डिग्री आ सकता है, या तो 45 डिग्री आ सकता है, या तो 60 डिग्री आ सकता है। समझ रहे हो, तीनों डिग्री आएगा। लेकिन इसमें से कौन सा एंगल होगा सर, कौन सा आंसर होगा, जब ये भुजा बराबर होगी। तो जब बच्चों ये भुजा बराबर होगी, ये वाली भुजा जब छोटी होगी तो उस सम कंडीशन में बाबू क्या होगा, उस समय में जो इन सभी में से सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा 60 डिग्री। क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा। याद रहेगा, बोलिए क्या ये आसान है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से देखो, इसके पहले वाले इसके पिछले वाले प्रश्नों में आप देखे होंगे कि जो यहाँ पर जैसे एक समकोण त्रिभुज बना था तो यहाँ वाली जो 6 मीटर था और ये 2√3 था, तो इससे ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो यहाँ पर देखे हो ना, वहाँ पिछले वाले बार में प्रश्नों में वहाँ पे 60 डिग्री ही आया था। तो जब यहाँ पर कोण निकालना होगा तो आप देख कर बता पाएंगे कि एंगल आंसर कितना होगा। तो बच्चों अगर ये वाली भुजा बड़ा होगी इससे तो याद रखिएगा कि एंगल भी बड़ा होगा, और बड़ा क्या होगा, तो तीनों में से जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, यही आंसर होगा। क्या ये प्रश्न आसान होगा, बोलो क्या अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो कर पाओगे। क्या ये ट्रिक आसान है, लाजवाब है, शानदार है, बोलिए। तो बच्चों अभी तो रुक जाओ, अभी तो एक ही बताया ना। अगर सर क्या करते हैं कि अगर सर मान लेते हैं कि अगर ये छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे। बच्चों अगर ये वाली छोटा हो जाए और ये वाली बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे। तो अगर ये छोटा हो जाए तो सबसे छोटा वाला आंसर होगा, यानी ये सबसे छोटा हो जाए तो ये छोटा वाला आंसर होगा, अगर ये सबसे बड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा वाला आंसर होगा। क्या आसान है, बोलो। क्या ऐसा आपको बात पता था पहले, बोलो। क्या आपका काम हमने आसान कर दिया। क्या आंसर निकालने में किसी प्रकार की दिक्कतें आएंगी, यानी बिना हल किए हुए आप आंसर बता पाओगे अगर ये दोनों चीजें दिया हो तब, और एंगल निकालने के लिए बोला हो तब।
बोलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी एक चीज़ और बच्चों, मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि यह दोनों एंगल क्या हो, दोनों एंगल में बराबर हो, दोनों एंगल क्या हो बाबू, यहाँ पर एंगल जो है वही एंगल बराबर हो, यानी जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर, सॉरी भुजा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बाबू जितना भुजा होगी यहाँ पर भी उतना ही भुजा होगी, तो याद रखिएगा उसका आंसर जो आएगा 45 डिग्री आएगा। बोलो, मान लेते हैं अगर यहीं पे 6 मीटर होगा और यहाँ पर भी 6 मीटर होता तो इसका आंसर कितना होता, कितना डिग्री आंसर आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो बच्चों आपके इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। ये बच्चों एक बात बताओ, क्या ये प्रश्न का जो हम ग्राफ बनाए, चित्र बनाए, तो क्या इस तरह से होगा, कह रहा है कि 5 मीटर ऊंची मीनार, 5 मीटर ऊंची मीनार, यानी कि जो ये मीनार है वो कितनी ऊंची है, तो सर ये मीनार जो है वो 5 मीटर ऊंची है। बोलो, तो मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद बिंदु वही ना होगा जो सबसे निचला वाला होगा। तो चलिए, मीनार के पाद बिंदु से 5 मीटर दूर क्या है, तो 5 मीटर दूर एक बिंदु स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से इस बोल रहा है कि ये चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी कि यहाँ वाला एंगल पूछा है। बोलो, क्या पूछा है, एंगल पूछा है। ये बच्चों यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हमने कहा कि जब ये दोनों आपस में बराबर होगी भुजाएं, तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। बोलो, इसका आंसर कितना होगा। तो सर अब तो हमको हल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बता दिया है, और इसका आंसर मैं कमेंट में मार के फेंक के मारूंगा एकदम फटाफट कि आंसर इसका सर 45 डिग्री होगा। क्या बच्चों बता पाओगे। नहीं सर 45 तो होगा ही, लेकिन हमको हल करके बताइए। मान लीजिए ये प्रश्न अगर 2 नंबर में आ जाता है तो इसको हम हल कैसे करेंगे। ये बच्चों आ जाओ, हल कर देता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी ना है। हमको एंगल निकालना था, तो मान लेता हूँ कि माना चोटी का उन्नयन कोण, माना चोटी का उन्नयन कोण, माना चोटी का उन्नयन कोण थीटा डिग्री। चलो भाई, त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में बाबू ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार। और लंब और आधार कहाँ देखने को मिलता है, tan थीटा में। तो हमने लिख दिया लंब बटे में बाबू आधार। बोलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है सर 5, और यहाँ से tan थीटा बाबू क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर 1 आ गया। और एक बात बताओ कि ये 1 जो है वो tan के फॉर्म में कितने अंश की वैल्यू है, सर 45 अंश की वैल्यू है, 45 अंश की वैल्यू है। tan से tan कटा देंगे, कटाते नहीं है, लेकिन मान कर लेते हैं कि कट गया है, तो यहाँ पर बाबू थीटा इक्वल टू क्या आ गया, बोलो 45 आया कि नहीं आया। अरे बोलो 45 आया कि नहीं आया। क्या हमने बताया था कि 45 ही आएगा। बोलो, क्या हमारा जो बताया गया ट्रिक है वो बच्चों समझ में आया कि नहीं। बोलो भैया, आया कि नहीं। क्या ये प्रश्न आसान हो जाएगा आपके लिए। हाँ सर बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऐसा तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सीखा था, ना ही जो कभी पढ़ा था। आपने जो आए और ये बताया कि सर ये 3 मूल मंत्र याद रखो, अगर ये वाली भुजा अगर बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी, यानी अगर ये वाली बड़ी होगी तो भैया बड़ा वाला होगा, अगर ये छोटी होगी तो छोटा वाला होगा, अगर दोनों बराबर हो जाए तो बीच वाला होगा 45 डिग्री, और 30 45 60 के अलावा कोई एंगल आएगा ही नहीं बचवा। समझ रहे हो क्या। आगे बढ़ूं, क्या मजा नहीं आ रहा है। अरे बोलो, मजा नहीं आ रहा है क्या, मजा आ रहा है ना। बोलो, बड़ी शर्मीले हो यार। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों बहुत ही लाजवाब शानदार प्रश्नों के साथ हम लोग उतर चुके हैं अगले प्रश्न पर, और ये प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्या कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से यानी कि भूमि का कोई एक बिंदु होगा, है ना, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। यानी कि मान लेते हैं कि कोई एक मीनार है और मीनार के जो पाद बिंदु है उससे एक जमीन का जो कोई बिंदु है, एक सिरा है वह है, यानी कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितना है, 30 मीटर तक की दूरी है। बोलो, उम्मीद करता हूँ समझ में हो गया, समझ में आया होगा। तो आगे कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी व्यक्ति कहाँ से देख रहा होगा, नीचे से देख रहा होगा शिखर को, ठीक है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बच्चों कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो पूछ रहा है बच्चा कि मीनार की ऊंचाई निकालो कितना होगा। ये बच्चों क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई निकालना है तो क्या होगा। ये बच्चों एक बात बताओ, हम नामकरण कर देते हैं A B
सी। अब बताओ बाबू एबीसी में यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है, ये लंब है, ये आधार है। और बच्चों मैंने कहा था कि जब भी तुमको लंब और आधार देखने को मिलेगा तो लंब और आधार दिखेगा तो क्या भैया करोगे, किसका फॉर्मूला लगाओगे, तो सर लंब और आधार आता है tan के फॉर्म में, यानी tan के फॉर्मूले में आता है। तो हम लिखता हूँ बाबू, यहाँ से लिखता हूँ कि माना मीनार की ऊंचाई h, माना मीनार की ऊंचाई h, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो बाबू h मीटर हमने मान लिया। तो बाबू यहाँ से tan थीटा त्रिभुज ABC में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में बच्चों यहाँ से tan थीटा का हमने फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा लंब और बटे में बाबू क्या होगा, आधार होगा। यहाँ से tan थीटा के जगह पे बाबू क्या रखोगे, 30 डिग्री रखोगे। लंब का मान देख लो, यहाँ से क्या है, h है, आधार का मान कितना है, 30 है कि नहीं है। चलिए tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, तो बच्चों tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3। ध्यान से सुनना बच्चों, वीडियो को स्किप करते हुए देखोगे तो भैया कुछ भी समझ में ना आएगा, है ना, ध्यान से देखिए रहेगा। तो h बटे में हो जाएगा 30, है ना, h से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3h होगा। और यहाँ से देखिए 30 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से कम 30 होगा। बच्चों यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 30/√3, यानी इतना मीटर आंसर आ जाएगा। ये बच्चों इतना मीटर आंसर आएगा। अगर यहाँ पर आंसर छोड़ोगे तो भी सही होगा, अगर इसके आगे अगर परिमेयीकरण करके बढ़ाओगे तो भी आंसर सही है ना। अगर मान लेते कि किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि हमको परिमेयीकरण करना है तो क्या यहाँ तक किया है तो सवाल उसका गलत है। बाबू गलत नहीं है, एग्जामिनर नहीं कहेगा कि गलत है ना, लेकिन अगर तुमको एक्स्ट्रा आता है, ज़्यादा तुम जानते हो तो इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको परिमेयीकरण करेंगे, यानी कि परिमेयीकरण करने पर, क्या करने पर बच्चों, परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर बाबू क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 30/√3 है, ऊपर भी √3 से गुणा, नीचे √3 से यहाँ पे भाग कर दिया, यानी √3 से √3 से, ऐसा ना। तो यहाँ बताओ 30 √3 में गुणा करेंगे तो 30√3 होगा, √3 से √3 में करेंगे तो केवल 3 होगा, 3 दहिया बच्चों क्या होगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 10√3 हो जाएगा, यानी कि h की जो वैल्यू आ रही है वो बाबू, h की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 10√3 मीटर आ रहा है। यानी कि हमारा जो प्योर दूध एकदम शुद्ध से शुद्ध जो आंसर आया वो 10√3 आया। बोलो बच्चों क्या यहाँ तक समझ में आया, बोलो बच्चों क्या यहाँ तक प्रश्न आगे समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो बच्चों आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे कि आखिर प्रश्न क्या कर रहे हैं। बहुत ही लाजवाब शानदार प्रश्नों को रखा हूँ, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुत ही शानदार आपको मैं कुछ बातें और भी बताने वाला हूँ। चले बाबू आगे। तो बच्चों हम लोग बहुत ही बेहतरीन लाजवाब शानदार प्रश्नों की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और ये प्रश्न आपके सामने कहना क्या चाह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजना है। भैया एक मीनार है, जरा देखिएगा, एक मीनार से 50 मीटर दूर, बाबू एक मीनार है और मीनार से 50 मीटर दूर क्या है, तो बाबू मीनार से 50 मीटर दूर से कोई बिंदु होगा, उसका उन्नयन जो कोण है बाबू, वो जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। यानी कि यहाँ से मीनार के जो 5 बिंदु से ये जो दूरी है वो बाबू कितना है बाबू, 50 मीटर है। कितना मीटर है, 50 मीटर है। कह रहा है कि जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई याद कर लो बाबू। तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई को h, क्या मान लिया बाबू, मीनार की ऊंचाई को मान लिया h। बोलो कोई दिक्कत है। चलिए हम नामकरण कर देते हैं यहाँ से कि ABC। तो बाबू हमने मान लिया पहले कि माना क्या चीज़ माना भाई, तो माना मीनार की ऊंचाई h। बाबू मैंने मान लिया मीनार की ऊंचाई h, वही आपको पता करना है, बोलो पता करना है ना। अब जब मीनार की ऊंचाई मान लिए तो बाबू त्रिभुज ABC में बताओ ये वाली भुजा का नाम क्या है, लंब है, ये वाली भुजा का नाम क्या है, आधार है। और लंब आधार तुमको कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, लंब और आधार आपको देखने को मिलता है tan के फॉर्म में। तो tan थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार होता है। बच्चों tan तो tan हो गया, थीटा के जगह पर क्या लिखोगे, 60 डिग्री। लंब का मान कितना है तो यहाँ से h कर देंगे और आधार कितना
कितना है बाबू 50 है। चलो tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 अंश की वैल्यू होती है बाबू √3, यहाँ से h बटा में हो जाएगा 50। बोलो या क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, h से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे h होगा, और यहाँ से 50 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50√3। बोलो क्या आंसर आया बच्चों, यहाँ से लगा देंगे मीटर। तो ये रहेगा हम लोग का फाइनली रूप से आंसर, यानी जो हमारी ऊंचाई प्राप्त होगी वो बच्चों होगी 50√3 मीटर। बोलिए क्या इतना प्रश्न आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है क्या, यहाँ तक किसी भी बच्चों को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही आसान और लाजवाब और शानदार लगे होंगे आपको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में हम लोग को पतंग उड़ाना सीखना है, और पतंग उड़ाना सीखने के साथ साथ बच्चों हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे और देख पाएंगे कि यह पतंग उड़ रहा है तो हम इस प्रश्नों को कैसे हल कर पाएंगे बच्चों। यानी यह प्रश्न में बोल रहा है कि एक पतंग उड़ रही है इतने मीटर की ऊंचाई पे, तो पूछ रहा है बच्चों कि यहाँ से पतंग जो डोरी की जो लंबाई है वही पूछ रहा है आपसे। तो बच्चों आइए करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये प्रश्न में कह क्या रहा है। कह रहा बच्चों कि भूमि से 100 मीटर की ऊंची पर, यानी जो भूमि होगा तो भूमि से 100 मीटर ऊंचा पर एक पतंग उड़ रहा होगा। यानी कि ये भूमि होगा बच्चों, अगर भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर क्या हो रहा है बच्चों, तो 100 मीटर ऊंचाई पर 100 मीटर ऊंचाई पर बच्चों क्या उड़ रही है, तो यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है बच्चों। क्या उड़ रही है, यहाँ पर बच्चों एक पतंग उड़ रही है। क्या समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एक बच्चों पतंग उड़ रही है। क्लियर है, तो 100 मीटर ऊंची पर पतंग उड़ रही है। आगे कह रहा है कि ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती है, यानी 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती है बाबू, यानी यहाँ से 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर क्या हो रही है, वह पतंग उड़ रही है। क्या करे बाबू, उड़ रही है ना। तो कह रहा है कि उड़ रही है तो एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो बाबू तो डोरी तो ऐसे नहीं होगा ना, डोरी तो ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे करते हैं। बोलिए करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी कि डोरी की लंबाई पूछा है बाबू, तो हमने डोरी की लंबाई को मान लिया बाबू x। क्या मान लिया, x मान लिया। बोलो कोई दिक्कत है, यानी हमने डोरी की लंबाई को मान लिया बाबू x मीटर, और मान के भैया हम करते हैं जरा यहाँ पे काम तमाम इसका। ठीक है, आइए तो बच्चों यहाँ से लिए क्या है, हम नामकरण कर दें तो ए बी सी में हम मान लेते हैं बाबू कि माना डोरी की लंबाई बाबू मान लेते हैं x, माना डोरी की लंबाई x। और बच्चों हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो बाबू हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं ABC में। तो त्रिभुज ABC में आप एक बात बताइए हमको, क्या ये लंब है, क्या ये कर्ण है। बाबू लंब और कर्ण कहाँ देखने को मिलता है, लंब कर्ण बाबू किस में देखने को मिलता है, तो साइन थीटा के फॉर्मूला में लंब कर्ण देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। यानी जो लंब और कर्ण होगा वो साइन थीटा के फॉर्मूला में देखने को मिलेगा, है ना। तो वहां पे हम लगाएंगे साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है बचवा लंब बटा में कर्ण। क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। साइन तो साइन हो गया, थीटा के जगह पर बच्चों क्या रखोगे, 60 डिग्री रखोगे। लंब का मान कितना है, तो सर जी लंब का मान 100 है। कर्ण का मान कितना है, तो बाबू हमने x माना है। साइन 60 अंश की वैल्यू कौन बताएगा, कौन विद्यार्थी है जो बता देगा साइन 60 अंश की वैल्यू, देख पाते हैं उसको, कौन ऐसा विद्यार्थी याद है आपको, त्रिकोणमिति में पढ़ के आए हुए हैं, सारा के सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हम। वहाँ पे मान निकालना भी सिखाए बचवा, तुमको मान निकालना भी सिखाए हैं ट्रिक के साथ, एकदम बहुत ही शानदार के साथ। आप लोग कभी भूलने की कोई चांस ही नहीं बनता है ना। कौन बताएगा बताइए। तो बच्चों देखिए जरा, साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ से हो जाएगा बच्चों 100 और बटे में हो जाएगा x से यहाँ तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3x हो जाएगा, और यहाँ पे 100 में 2 से गुणा करेंगे बब्बू, तो यहाँ पे 100 दूनी का 200 हो जाएगा। आगे देखिए हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो इसके साथ ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 200 बटे में √3 हो जाएगा। आंसर लगा देंगे, इसके आगे लगा देंगे मीटर। तो ये फाइनली रूप से बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 200 अपान में √3। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहद ही आसान और शानदार के साथ सीख पाए होंगे बच्चों। क्या बच्चों समझ में आया, क्या ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया। बहुत ही आसान तरीके से सभी प्रश्नों को नोट करते हुए चलना है, और पेपर में तो भैया पूछेगा ही पूछेगा, एकदम पूछेगा, है ना, एकदम पूछेगा।
इसको हल्के में, पेपर में प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना है। एकदम 4 से 6 नंबर, यानी कि आपके त्रिकोणमिति के परिचय से बच्चों 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाना है। कितने नंबर का? 7 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाना है। एक जो कोई प्रश्न होगा वो 6 नंबर का पूछता है, एक प्रश्न होगा वो 4 नंबर का पूछता है, एक जो प्रश्न होगा वो 2 नंबर का पूछता है, और एक प्रश्न होगा वो 1 नंबर का पूछता है। तो मतलब सर 7 नंबर में क्या क्या पूछ सकता है? तो या तो बच्चों 6 और 1 7, यानी कि एक प्रश्न अगर 6 वाला नंबर का देगा तो एक उसमें 1 नंबर का देगा, तो ये हो जाएगा 7 नंबर। या तो अगर वो नहीं देगा तो बाबू यहाँ से क्या करेगा कि अगर 4 नंबर वाला देगा तो 4 नंबर में आपको 2 नंबर में भी दे देगा और 1 नंबर में दे देगा, तो 4 2 6 1 7 नंबर का हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से समझ गए कि आपके पेपर में छपने वाले हैं 7 नंबर के प्रश्न। तो क्या एक वीडियो से अगर देख लेने से अगर 7 नंबर मिल जा रहा है तो क्या अच्छा नहीं है? है कि नहीं है? तो बच्चों इतना प्रश्न बता दे रहा हूँ, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन करो, मेहनत करो, खूब मन लगा के पढ़ के जाओ, एकदम मज़ा से, एकदम अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, इससे कोई रोक नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ो बाबू। तो यहाँ से एकदम 7 नंबर पक्के करके आना है, एकदम पक्का करके जाना है बाबू। आगे बढ़ें, चलिए। तो बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ पहुंच चुके हैं, और ये प्रश्न में भी एकदम हूबहू वही प्रश्न है। आपने ध्यान से देखा होगा कि बच्चों उस प्रश्न में हमने लंबाई निकाला था। किसका लंबाई? तो बच्चों हमने निकाला था वहाँ पे डोरी की लंबाई, है ना। पतंग उड़ रही थी, उसकी डोरी की लंबाई निकालना था। और इस प्रश्न में भी बच्चों देखेंगे कि आखिर ये प्रश्न कह क्या रहा है और इसमें हमको निकालना क्या है। आपको अंत में पता लग रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है कि डोरी की लंबाई याद करो, यानी कि वही चीज़ हमको पूछा है ना इस प्रश्न में भी। तो बच्चों हमने बहुत अच्छी तरीके से पिछले वाले प्रश्नों में सीखा था। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग करके दिखा देंगे। बोलिए क्या बच्चों आप लोग ये प्रश्न करके दिखा देंगे? आइए आप लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी जब भूमि होगा तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर बाबू क्या उड़ रही है? तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एगो पतंग उड़ रही है। उड़ी रे पतंग, उड़ी रे पतंग, दिल की पतंग, उड़ी रे पतंग, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। हाँ भाई, तो 60 मीटर ऊंचाई पर भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर बाबू एक पतंग उड़ रही है। कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से कहीं भी बांध दिया गया है ना। तो भूमि की डोरी को बाबू भूमि के एक बिंदु से अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया है? उसको बांध दिया गया है। क्या कर दिया बाबू? बांध दिया गया है ना, बांध दिया गया है। कह रहा है कि तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है, यानी कि जो एंगल है बाबू वो 60 डिग्री है। क्या है? एंगल जो दिया है वो 60 डिग्री दिया है। तो कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, यानी कि डोरी कोई ढीला नहीं है, डोरी तो एकदम टाइट है, एकदम सीधा है, एकदम सीधा है, समझ रहे ना, एकदम सीधा है, क्लियर है, एकदम कोई ढीला ढाला नहीं है। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो भैया हमने मान लेता हूँ कि माना डोरी की लंबाई x, क्लियर है। तो मान लेते हैं कि माना डोरी की लंबाई x मीटर, क्या मान लेते बाबू? x। चलिए तो डोरी की लंबाई x मान लिए। हम त्रिभुज ABC में बात करेंगे बाबू, ABC में हम मान के बात करेंगे कि त्रिभुज ABC में जो ये वाली जो लंबाई है बाबू, तो ये तो लंबाई क्या है? तो ये तो सर लंबाई जो 60 मीटर दिख रही है वो तो लंब का मान है, और ये वाला जो x दिख रहा है वो कोण का मान है। तो जहाँ भी लंब और कोण दिखेगा वो कहाँ क्या फार्मूला लगाओगे? साइन के फार्मूला लगाओगे, साइन थीटा का, क्योंकि साइन में ही आता है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होगा लंब बटा में कोण होगा, क्लियर है बाबू। तो साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या लिखोगे? 60 डिग्री लिखोगे। लंब का मान कितना है बचवा? 60 है। कोण का मान कितना है? x है। ये बोलो पिछले वाला भी प्रश्न में भी आपको कुछ इस तरीके से दिखा था क्या कि साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? तो सर रूट में 3/2 होगा। साइन 60 अंश की वैल्यू रूट में 3/2 होगा। यहाँ पे 60 है, बटे में x है। बच्चों यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो x से जब √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x होगा, और ये हो जाएगा 60 दूनी के 120 होगा कि नहीं होगा बच्चों? यहाँ से देख रहे हैं कि ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 120 बटा में √3 मीटर लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। यानी कि पीछे वाले प्रश्नों में और ये प्रश्नों में एकदम थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, यानी बाकी सब चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे मीटर वहाँ पे 100 था लग रहा है कि, और यहाँ पर 60 दिया था, क्लियर है। और बाकी सब प्रश्न वहाँ पे थोड़ा 2 लाइन में ही पूछा था और यहाँ पे लंबा चौड़ा पूछ दिया, तो उससे मतलब नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपका एकदम कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है बच्चों, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सवाल को हल करने में, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानियां तकलीफ नहीं होगी। बोलिए, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा बच्चों।
बोलिए समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट मार लो या नोट कर लो, कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो इसको नोट करते हुए चलना है। चलें आगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न को बहुत ही आईएमपी है। इस प्रश्न को एकदम वेरी आईएमपी भैया लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न इस बार यानी 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये पेपर में ये क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं बबू। ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और इस प्रश्न को छोड़ के तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। इस प्रश्न को छोड़कर तो बिल्कुल ही नहीं जाना है बच्चों, ठीक है। आइए प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। ये प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है बच्चों? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी हमने एक लाइन पढ़ा तो हमसे ये पता चला कि एक भवन भी है और एक मीनार भी है कि नहीं है? बाकी बाबू क्या है, इसमें दो कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर एक भवन भी दिया है, एक मीनार भी दिया है। तो बच्चों एक बात बताइए कि कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि हमने यहाँ पर बना रखा है बाबू, क्या बना दिया हमने? एक मीनार बना दिया। और बाबू एक साइड हमने क्या बना दिया? एक साइड हमने भवन बना दिया। क्या बना दिया? भवन बना दिया। तो ये जो क्या है बच्चों? तो ये है सर मीनार है। क्या है बच्चों? मीनार है। ये क्या है? भवन है। ये क्या है? तो भवन है बाबू। अब देखिए मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि निचला वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? पाद बिंदु होता है। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है शिखर होता है। तो जो ये मीनार का जो पाद बिंदु है, जो मीनार, पहले इसको तो मिला देता हूँ, ये तो भाई पृथ्वी है। मीनार के जो पाद बिंदु है वह भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है बच्चों? 30 डिग्री दिया है। आगे की तरफ पढ़ते हैं। और भवन के पाद बिंदु से, यानी ये जो भवन दिख रहा है तुमको, तो ये भवन के जो ये पाद बिंदु है बाबू, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है वो कितना डिग्री दिया है? तो 60 डिग्री दिया है। यानी कि यहाँ से ये जो कोण दिया है बाबू, ये कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री दिया है। आगे कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यानी जो ये मीनार की जो ऊंचाई दिया है वो 50 मीटर है, तो पूछ रहा है बचवा, तो पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है क्या पूछ रहे भाई? तो भवन की ऊंचाई बताओ कि कितनी होगी। यानी कि भवन की ऊंचाई हमको पता करना है। हमको भवन की ऊंचाई पता नहीं है, हमने मानेंगे वहां पर एच। क्या मानेंगे बाबू? एच मानेंगे। क्या मानेंगे? एच मानेंगे। हम ले लेते हैं यहाँ से, मानते हैं कि माना भवन की ऊंचाई एच, माना भवन की ऊंचाई एच मीटर बाबू। क्या मान लिया हमने? एच मीटर। चलिए तो एक बाबू एक बात बताओ कि हमको पता क्या करना है? भवन की ऊंचाई पता करना है। पहले हम नाम का नामांकन करते हैं, ए बी सी डी। अब देखेंगे कि जब ऐसे ही हमने ABCD बनाया, इसमें आप लोगों को कुछ बाबू दो त्रिभुज देखने को मिल रहा होगा। यानी कि एक त्रिभुज दिख रहा होगा ABC और एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको BCD। क्या दिख रहा होगा? BCD दिख रहा होगा। क्यों बच्चों? और एक त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा होगा ABC दिख रहा होगा। एक बात बताइए, हमको निकालना है ये, क्या निकालना है बच्चों? ये, यानी कि भवन की ऊंचाई। यानी कि हमको एक ही चीज दिया है, यानी कि एक और चीज रहता तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते, लंब बटा आधार। लेकिन हमको आधार तो दिया नहीं है, यानी कि सबसे पहले हमने आधार को ज्ञात करना होगा और तब जाकर के इसका मान निकाल पाएंगे। क्लियर है? यानी कि हमको सबसे पहले त्रिभुज जो लेना है बाबू, वो क्या लेंगे? वो लेंगे त्रिभुज ABC। तो हमने यहां से लिखा त्रिभुज ABC में बाबू। तब तक के लिए हमने इसको क्या मान लेता हूं? मैं इसको मान लेता हूं x। क्या मान लेता हूं? x। ठीक है, आधार को हमने x मान लेता हूं। तो त्रिभुज ABC में आप बताइए कि त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है? तो ये लंब दिया है और ये आधार x माने हो, तो लंब और आधार किस में आता है? बोलो बच्चों, लंब और आधार किस में आता है? तो सर जी लंब और आधार साइन थीटा tan थीटा के फॉर्मूला में आता है। लंब और आधार किस में आता है बाबू? tan थीटा के फॉर्मूला में आता है। tan थीटा इक्वल टू होता है बाबू लंब बटे में आधार। क्यों बच्चों? लंब बटे में आधार होगा। थीटा के जगह पर क्या रखोगे? तो सर ये त्रिभुज है तो थीटा के जगह पर हम 60 डिग्री रखेंगे। रख दीजिए। लंब कितना है? 50। आधार कितना है? x। tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होगी? बोलो बोलो। तो tan 60 अंश की वैल्यू होगी मेरे भाई √3। 50 बटे में ये x बच जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं है तो बाबू नीचे क्या है? 1 है। हम करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुणा। x से जब √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x होगा और इधर 50 से कम 50 हो जाएगा। हमने x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे यहाँ से, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 50 बटा √3 मीटर।
यानी हमने x का मान पता कर लिया कि कितना है, तो 50/√3 मीटर है। क्यों बच्चों? यानी कि अब हम आसानी से निकाल पाएंगे भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई निकालना है तो त्रिभुज हमको लेना होगा BCD, और BCD में ये लंब दिख रहा है, ये आधार दिख रहा है, निकाल लिए हैं। तो लंब और आधार, फिर tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा काम तमाम हो जाएगा। मैंने तो सवाल का तमाम तो हो जाएगा, है ना, सवाल का काम तमाम हो जाएगा भाई। आइए देखिए, तो हम क्या कर लेते हैं, त्रिभुज, अब त्रिभुज की नाम क्या होगा, त्रिभुज होगा आपका इधर BCD में, क्या होगा बाबू, BCD में, BCD में, त्रिभुज BCD में। ए बाबू BCD में क्या है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला लगा लो। तो फिर से फार्मूला लगाओगे तो हो जाएगा लंब बटे में आधार हो जाएगा। मेरे प्यारे रसगुल्लो, थीटा के जगह पे क्या रखोगे, तो सर ये BCD वाले एंगल, यहाँ त्रिभुज में ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो हमने यहाँ पे रख लेता हूँ 30 डिग्री बराबर लंब कितना है बच्चों, तो लंब दिया है इधर h, आधार दिया है 50/3, आप लोग निकाल चुके हैं, तो h है लंब, आधार का मान आप लोग निकाल चुके हो, तो ये हो जाएगा 50/√3। tan 3 सन्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ये √3 ऊपर जाएगा क्या, बोलो, क्या ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा h में, तो ये हो जाएगा √3h, यहाँ हो जाएगा बटे में 50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3 से √3 में गुणा करेंगे बाबू, तो हो जाएगा केवल 3, और यहाँ उसके साथ में h है तो हमने h भी लिख दिया, बराबर 50 से कम 50, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/3 मीटर आ जाएगा आंसर। इसको बाबू दशमलव बदलना चाहते हो तो बदल दो, h = इसको बदलोगे तो यहाँ से भाग दे दो, 50 में भाग दे दो मेरे भैया, कितने से, 3 से, तो कटवाओगे तो कितनी बार में, 3 16 3 48 होगा, यहाँ से ऊपर से 2 उतरेगा, दशमलव लगाओगे 0 लग जाएगा, फिर 3 × 6 = 18, फिर 2 18, वही घटाओगे तो 2 ही बचेगा ना, 3 × 6 = 18, यानी अभी कटने वाला नहीं है बाबू, ये हो जाएगा 16.66 मीटर। इसको आप सन्निकटन आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 5 से जब बड़ा होता है तो इसके हटा करके पीछे वाले को आगे वाले में हम वृद्धि कर देते हैं इधर के, यानी कि ये क्या हो जाएगा बाबू, 16.7 मीटर आंसर आ जाएगा। फाइनली रूप से ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है ना। यहाँ पर भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा, आप लोग पढ़ते हैं, जानकार हैं एकदम आप लोग, तो बच्चों आप लोग थोड़ा बढ़िया से करके आइए, है ना। और जो भी प्रश्न में आप लोग फार्मूला या कोई भी जो भी प्रश्नों में आप लोग को हल कर रहे हैं, फार्मूला लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, उसको ब्रैकेट में साइड में कर दीजिए, लिख दीजिए, ताकि पता चले एग्जामिनर को कि हाँ ये बच्चा जो है पढ़ा लिखा है और वो हमको समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर ये फार्मूला बच्चा यूज किया है। क्यों बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। बोलिए, इस सभी प्रश्नों को एकदम नोट करना है। अरे बहुत बार पूछा है भैया, बहुत बार पूछा है ना। एकदम तैयार करके ही जाना है, छोड़ के जाओगे बड़ी पछताओगे। तो ये सब काम करना होना नहीं है, छोड़ के तो जाना नहीं है ना। अब बहुत सारा समय जो आप लोग गंवा बैठे हो, और इस समय भी आप लोग को बहुत ही मेहनत करके आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है, और अब भी नहीं पढ़ोगे तो अब हमारी गलती नहीं है बच्चों, और अब फिर से तुम्हारी गलती होगी, और सबसे बड़ी गलती होगी, है ना। तो अभी भी समय है, और समय क्या, अब तो समय कहाँ रह ही गया है, बस रिवीजन करने की समय है। आप लोग को मैं वही बता रहा हूँ कि अगर इतना पढ़ के जाएंगे तो आपका एकदम काम एकदम मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो काम हो जाएगा मतलब ये नहीं कि वो, है ना, समझ रहे हो ना। तो यानी कि आपका बेहतर से बेहतर अच्छा रिजल्ट भी आ जाएगा, और पेपर बहुत एकदम झकास जाएगा। आओ भाई, तो चलते हैं आगे हम लोग प्रश्नों की तरफ। तो बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी प्रश्न आप लोग को, पीछे के जो भी प्रश्न है बच्चों, आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। बच्चों एकदम प्रश्नों को एकदम नोट करते हुए चलना है, मजाक में पढ़ना नहीं है, एकदम अब सीरियस हो जाओ, समय बहुत कम है, ठीक है। एग्जाम बहुत ही नज़दीक आता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बेचैनी होती जा रही होगी, सर हम लोग क्या पढ़ें सर बता दीजिए। तो बच्चों उसी के लिए तो लाया हूँ, इतना पढ़ के जाओगे काम एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना से अगर कम पढ़ के जाओगे अब कुछ भी होने वाला नहीं है। आइए, तो ये प्रश्न आपके सामने बच्चों, और कह रहा है क्या, आइए देखते हैं कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। बच्चों एक मीनार है तो सबसे पहले हम बनाएंगे मीनार। देखो सवाल अगर समझ में नहीं आता है ना, एक बार नहीं, 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं, 3 बार, पक्का है कि आ जाएगा, है ना। जिसने बनाना सीख गया समझ लो कि वो सवाल करना सीख जाएगा, है ना। तो एक मीनार की ऊंचाई, जब तक आप लोग आकृति नहीं बना पाओगे तो पहले हल कहाँ से कर पाओगे, है ना। तो आकृति एकदम बनाना सीखिए। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, तो एक मीनार मान लेते हैं बाबू, जिसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो 10 मीटर है। यानी कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई जो दिया है, एच का मान जो दिया है, मान लेते हैं 10 मीटर है। यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है बाबू कितना दिया है, 10 मीटर। यानी कि ये क्या है, मीनार है, और मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी कि एक सूर्य है और सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि कहीं ना कहीं एक सूर्य इधर होगा,
कहीं ना कहीं इधर सूर्य होगा बाबू, क्या होगा, यहीं कहीं ना कहीं सूर्य होगा, और सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और मीनार की छाया पूछ रहा है कितना होगा। यानी कि अगर सूर्य इधर होगा तो जब मीनार, बाबू मीनार अगर ऐसे है और सूर्य इधर रहेगा तभी ना उसका परछाई पृथ्वी पर पड़ेगा। तो उसका उन्नयन कोण पूछ रहा है कि उन्नयन कोण दिया है कितना, 45 डिग्री, है ना। सूर्य का उन्नयन कोण जो दिया है वो 45 डिग्री। तो कह रहा है कि मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करो, यानी जो मीनार है उसकी छाया की लंबाई पृथ्वी पर कितना बन रहा है वही हमको पता करना है। हमको नहीं पता है तो हम मान लेंगे बाबू x मीटर। क्या मान लेंगे इसको, x मीटर मान लेंगे। कोई दिक्कत है, आइए तो मान लेते हैं बाबू। यहाँ से मान लेंगे कि माना छाया की लंबाई, माना मीनार की छाया की लंबाई, माना मीनार की छाया की लंबाई कितना मीटर, माना कि मीनार की छाया की लंबाई x मीटर हमने मान लिया। बाबू x मीटर जब मान लिए हैं तो एक बात बताओ, हम त्रिभुज का थोड़ा नामकरण कर देते हैं ABC। क्या मान देते हैं, ABC। ये बच्चों तो त्रिभुज ABC में आपको पता है कि यहाँ पर ये लंब दिया है और ये आधार दिया है। तो जब लंब दे आधार दे तो बार बार बोलो ना यार, ये तो बहुत हम शुरुआती दौर से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। जब लंब आएगा आधार आएगा तो क्या यूज़ करोगे, tan यूज़ करोगे, यानी कि tan थीटा यूज़ करोगे। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला लंब बटे में आधार होगा कि नहीं बचवा, होगा ना। तो लंब बटे में आधार हो गया। यहाँ से tan थीटा, थीटा के जगह पर क्या रखोगे, तो थीटा के जगह पर एंगल साथ दिया है 45, तो रख देंगे 45 डिग्री। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान यहाँ से ऊंचाई वाला ले लेंगे 10, ठीक है। आधार का मान, सर आधार तो हमको नहीं दिया है वही निकालना है। tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होगा मेरे भाई, 1 होगा। बट यहाँ दे बताइए 10 बटा में x है, यहाँ से कुछ नहीं है, नीचे 1 लिख सकते हैं। तिरछा गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, 10 से कम ये 10 हो जाएगा। यानी फाइनली रूप से हमको पता चल जाएगा जो मीनार है उस मीनार की जो छाया पृथ्वी पर बन रही होगी उसकी जो लंबाई है यानी कि जो कितनी है, 10 मीटर है। कितना मीटर है बाबू, 10 मीटर है। यानी कि 10 मीटर ही आप लोगों को छाया भी बनेगी। और एक बात बहुत ही मज़ेदार बाबू, आप लोगों को तो इसको देखकर भी आंसर बता सकते थे ट्रिक के साथ। क्यों, इतना हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पर बच्चों अगर 45 डिग्री आ जाए तो एंगल अगर 45 डिग्री आता है तो तब आता है 45 डिग्री जब आपको पता है कि यहाँ वाली जो भुजाएँ होगी अगर इसके भुजा के बराबर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बनने वाला कोण 45 डिग्री होता है। इसका मतलब पहले ही से ही 45 हमको पता हो गया है। इसका मतलब कि ये वाला कोण, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और देखो 10 मीटर पहले भी थी और परछाई भी 10 मीटर बनी है। तो क्या ये आसान है? अगर इस तरीके से बाबू चेक भी कर सकते हो कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही शानदार लगे होंगे और बेहतरीन तरीके से इसको तैयारी करके जाएंगे। तो बच्चों हम सेशन को ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचेंगे, इतना प्रश्न अगर पढ़ के जाएंगे एग्जाम में एकदम बवाल मचा के आएंगे। एकदम एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, वो सभी के सभी प्रश्न आपको मैं बता दिया हूँ। अगर इतना प्रश्न अगर नहीं छोड़ के जाओगे ना, मतलब कि ए बच्चों सुनो सॉरी, इतना प्रश्न अगर छोड़ के चले जाओगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो यानी कि प्रश्नों को छोड़ना उड़ना नहीं है, प्रश्नों को छोड़ना उड़ना नहीं है, एकदम सभी के सभी प्रश्नों को नोट कर लेना है, एकदम उसको 2-3 बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है, और एकदम पढ़ के चले जाना है। एकदम बवाल मचा के आओ यार, एकदम नंबर कम आएगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, बस पढ़ के जाओ। हमारे द्वारा बताया गया जितना भी प्रश्न सब बता के पढ़ के जाओ, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अब चाहूँगा कि इस सेशन को यहीं पे बंद किया जाए, क्लोज़ किया जाए, ठीक है। तो आप लोग मिलते हैं, हम लोग दोनों लोग भैया अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।